हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रावी रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेंगोंग त्सो लेक को लेकर के। तो पेंगोंग त्सो लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो पेंगोंग त्सो लेक जो है वो हमारे इंडिया के लद्दाख, यूटी एंड तिब्बत वाले रीजन के बीच में एक्सटेंडेड है। ये प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो नॉर्दर्न बैंक टू सर्दर्न बैंक कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक ब्रिज को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एयर इंडिया को लेकर के है। 69 ईयर्स के बाद में एयर इंडिया जो है वो दोबारा से अपने ओनर टाटा ग्रुप के पास वापस लौट गई है। गवर्नमेंट ने पहले इसका नेशनलाइजेशन किया इस कंपनी का, और उसके बाद में दोबारा से इसका प्राइवेटाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू वापस से इसको अपने ओनर टाटा ग्रुप के पास लौटा दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हेड्स के साथ में वर्चुअल मीटिंग की। कारण क्या रहा वर्चुअल मीटिंग का? पहले ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो हमारे यहाँ पर 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है और उसमें हम किसी ना किसी फॉरेन कंट्रीज से अपने यहाँ पर एक चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। और इस बार हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हेड्स को यहाँ पर बुलाने वाले थे हमारे इंडिया में, लेकिन कोविड के कंसर्न की वजह से हमने इनकी जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर कल 27 जनवरी को हमारे पीएम ने उन 5 सेंट्रल एशियन हेड्स के साथ में मीटिंग की। डिस्कशन हुआ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट, कनेक्टिविटी कि किस तरीके से हम जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया जो है वो अपनी कनेक्टिविटी को इजीली सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना ताकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म वैसे वाले इशू हो गए, इन सभी को तो हम काउंटर कर सकें। और दूसरा, वहाँ पर इस तरीके की गवर्नमेंट हो जो वहाँ के जो भी पॉपुलेशन है उन सभी के राइट्स को अवेल कर सके। राइट्स में आप चाहे वीमेन के राइट्स ले लीजिए, चाहे चिल्ड्रन के राइट्स ले लीजिए, और चाहे वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी के राइट्स ले लीजिए। इन सभी के राइट्स को सिक्योर कर सके वहाँ की गवर्नमेंट, और वहाँ पर जो भी इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन हुआ। अब कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप मैप के थ्रू यहाँ पर समझिए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ तक हमारी इंडिया की रीच किस तरीके से बनी? 2 तरीके हैं, या तो हम लैंड रूट का यूज़ करते हुए इन तक रीच बना सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में हमारी जो रिलेशन है वो 1947 के बाद में ही अच्छे नहीं है। पहले पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, सभी को पता है। बाइफर्केशन हुआ, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 1947 में, और उस टाइम उसके बाद में बॉर्डर इश्यूज रेगुलर बने हुए हैं। अभी हमने अफगानिस्तान को कुछ असिस्टेंस देने की कोशिश की थी कि वहाँ पर कुछ ग्रेन्स भेजी जाए, इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस भेजी जाए। तो उसमें पाकिस्तान ने अप्रूवल देने में लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम ये असिस्टेंस अफगानिस्तान को भेजने वाले थे, लेकिन अब पाकिस्तान में इसमें अप्रूवल देने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगाया। तो इसके बेसिस पर ये लगता है कि लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम अपनी जो कनेक्टिविटी है ना ही अफगानिस्तान तक और ना ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक इजीली बना सकते हैं। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पर ईरान में जो चाहबार पोर्ट है उसको यहाँ पर डेवलप किया है, और उस चाहबार पोर्ट के थ्रू फिर लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम अफगानिस्तान तक अपनी रीच बनाई, और फिर अफगानिस्तान के बाद में यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी रीच बनाई। इसी कारण से अफगानिस्तान में इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था जब वहाँ पर गवर्नमेंट थी और यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय थे। लेकिन जैसे ही तालिबान आया, इंडिया का एक मेजर कंसर्न हो गया कि हमने जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो सिक्योर रह सके। इसके अलावा जो भी हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हैं उन सभी का हम यूज़ कर सके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को लेकर के। इसीलिए इंडिया जो है यहाँ के रीजनल कंट्रीज़ के साथ में रेगुलर डिस्कशन पे है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वहां पर इस तरीके की गवर्नमेंट आए जो लोगों के राइट्स को इजीली अवेल कर पाए, ताकि हमारे जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको भी हम सॉल्व कर पाएं। और अफगानिस्तान में अगर टेररिज्म इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से रीजनल जो कंट्रीज हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो अदर कंट्रीज जो हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगी। अब हमें पता है कि ये जो 5 कंट्रीज हैं वो HCO
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और यहाँ पर भी HCO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक इम्पोर्टेंट बेसिक अगर हम देखें तो वो है कि अफगानिस्तान में कैसे स्टेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में लाई जाए। HCO ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो HCO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1996 में पहले संघाई 5 के नाम से उसको जानते थे, और फिर 2001 में जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें थे चाइना, रशिया, इसके अलावा यहाँ के 4 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसके बाद में जब उसमें उज्बेकिस्तान जुड़ता है तो उसके बाद में उज्बेकिस्तान जब उसमें इंक्लूड होता है तो उसको बोल दिया जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी प्रेजेंट टाइम 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी इसके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए, और 2021 में ईरान जो है वो भी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है। तो प्रेजेंट टाइम में HCO के मेंबर है 9 मेंबर। आपका क्वेश्चन ये है कि HCO ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, इसको लेकर के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां देखिए, यहां फ्रंट पेज पर कोविड को लेकर के न्यूज है। कोविड यहां पर बोला गया है कि देखो जैसे जैसे फैब अब लगभग 3-4 डेज बाद में फैब 2022 स्टार्ट हो जाएगा, तो फैब के शुरुआती समय में ही कोविड के जो केसेस हैं वो डिक्रीज होंगे। इसके बेसिस पर जो स्कूल है उनको ओपन किया जा सकता है। यहाँ कल हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली के जो डेप्यूटी CM हैं उन्होंने DDMA के साथ में अपनी मीटिंग में ये बोलने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हम DDMA के साथ में जो हमारा डिस्कशन है, मतलब कल जो डिस्कशन था उसमें उन्होंने बोला था कि हम स्कूल ओपनिंग करवाने के बारे में भी बोलेंगे। हालांकि स्कूल तो ओपन नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जो भी वहाँ का कर्फ्यू था, वीकेंड कर्फ्यू, उसको हटाया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो मार्केट जो ओड एंड इवन बेसिस पर खुल रहे थे उनको भी रेगुलर तरीके से उनको ओपन करने की बात की गई है। ओके, लेकिन स्कूल्स को अभी भी वहाँ पर बंद रखा गया है। इसको लेकर के पेरेंट्स ने एक कंसर्न क्रिएट किया है कि जब सब कुछ आप ओपन कर रहे हो तो स्कूल आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। दिल्ली के डिप्टी CM ने भी ये बोला कि देखो कोविड के जब केसेज इतने ज़्यादा थे और हमें पता ही नहीं था कि कोविड से किस तरीके से हमें निपटना है, तब स्कूल बंद करना ठीक था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हमें पता है कि किस तरीके से हम कोविड से बाहर निकल सकते हैं, उस टाइम में अगर हमने स्कूल इसी तरीके से बंद रखी तो हमारी ये जो जनरेशन है उसमें इतना बड़ा लैक आएगा जो आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां देखिए, पेज नंबर, यहां देखिए पेज नंबर 3 पर, सिटी पेज पर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को, ताकि जो भी राकेश अस्थाना कमिश्नर जो दिल्ली के अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि तिहाड़ जेल में किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उसको एनहेंस किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक जॉइंट मीटिंग करो और इसी वीक में आपकी मीटिंग होनी चाहिए, और इस मीटिंग में आप हमें ये बताओगे कि किस तरीके से इन रिकमेंडेशन को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कोविड को लेकर के ही पेरेंट्स ने बोला है दिल्ली में कि सब कुछ आप ओपन कर रहे हो तो फिर स्कूल ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर हमारे बीटिंग रिट्रीटिंग जो सेरेमनी होती है, बीट द रिट्रीट सेरेमनी होती है रिपब्लिक डे की, उसको लेकर के यहाँ पर प्रिपरेशन की जा रही है दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, देखो चाइना और इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है। हमें पता है 2020 में जब गालवान वैली इशू हुआ उसके बाद में हमें पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जिस जिस एरिया में बॉर्डर मेल्ट होती है, बॉर्डर जो है वो मिलती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के इशू है। तो उसके लेकर के हमने डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चलाया कि हर पॉइंट को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे और नेगोशिएशन के थ्रू ही उस पॉइंट को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे उस डिस्प्यूट को। तो यहाँ पर जो अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर इस टाइम जो होगा, लेटेस्ट राउंड जो होगा, उसमें चाइना ने बोला है कि ये जो चीज़ है वो हमें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में हम हमारे बॉर्डर इशू को सोल्व करने की इसमें कोशिश करेंगे। हालांकि चाइना ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम हमारे जो बायलेटरल प्रॉब्लम्स हैं उनको बायलेटरल तरीके से ही डिस्कशन के थ्रू ही हम सोल्व करना चाहते हैं और किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमें बिल्कुल भी सही इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो
देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो है वो एडिटोरियल पेज पर है। एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि हमने देखा कि रेलवे का एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद में बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब ऐसे पर्सन जिनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे हमारा यूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वो उस टाइम के साथ में ना रह सकें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे यहाँ पर यूथ है उनको हमारी स्किल्ड बेस्ड उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि जब वो पास आउट हो आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन तो उनके पास में इतनी स्किल हो कि उनको प्रोटेस्ट ना करना पड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ केरला को लेकर के इशू है। केरला की गवर्नमेंट जो है वहाँ के गवर्नर के साथ में मिलकर के कोशिश कर रही है। उन्होंने गवर्नर को बोला है कि आप एक ऑर्डिनेंस पास कीजिए जिसमें जो हमारे लोकायुक्त की जो पावर है उसको थोड़ा सा क्या कर सके, हम लिमिट कर सकें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ टाइम पहले केरला के जो सीएम हैं, इसके अलावा वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको लेकर के कुछ इशू सामने आया और जो लोकायुक्त है उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर कुछ करप्शन के चार्जेस उन पर लगाए गए। इसके बेसिस पर ही जो गवर्नमेंट है वो इनकी लिमिट को, लोकायुक्त की जो पावर है उसको लिमिट करने की कोशिश कर रही है। लिमिट करने का ये कारण बताया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका बोलना ये है कि देखो जो भी मिनिस्टर हैं उनको आपने एक तरीके से क्या कर दिया, ये बोल दिया कि नहीं वो जो है उनकी अपॉइंटमेंट है वो जो सही नहीं है क्योंकि कुछ करप्शन के चार्जेस लगे। इसके बेसिस पर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं उनके प्रोविजंस को डाइल्यूट कर रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके ऊपर कुछ क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि मतलब लोकायुक्त अगर आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है तो उसको मानना या ना मानना गवर्नमेंट के पास में हो। अपोजिशन पार्टीज का ये बोलना है या फिर ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चनेबल है। लोकायुक्त और लोकपाल को बनाया है इसलिए गया था कि एक ऐसी अथॉरिटी होए जो एक तरीके से नज़र रख सके, एक वॉच डॉग के रूप में नज़र रखे सभी हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सभी के ऊपर। अगर वहाँ पर ही आप करप्शन को सही करने के लिए अगर जिस अथॉरिटी को आपने बनाया है, जिस पोस्ट को आपने क्रिएट किया है, अगर उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आप लगाओगे तो फिर मतलब ही नहीं है उस पोस्ट को क्रिएट करने का। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर नासा का एक टेलीस्कोप जो है जिसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर क्रिसमस डे पर, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है वो अपने स्पेस में जिस पॉइंट के ऊपर इसको इंस्टॉल होना था वहाँ जाकर के इंस्टॉल हो गया है। मतलब इस वीक के लास्ट तक वहाँ पर जाकर के इंस्टॉल हो जाएगा। इससे पहले 1990s के टाइम में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, लेकिन उससे अगर हम कंपेरिजन करें हबल स्पेस टेलीस्कोप से तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कैमरा इसमें है। इतना हाई क्वालिटी है कि यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर कोई स्पैरो भी अगर उड़ रही है तो उसकी फोटो इमेज भी ये इजीली कैप्चर कर सकता है। अब इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स जो है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। बहुत सारी जो नए जो भी सीक्रेट है वो ओपन हो सकते हैं इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको लेकर के पूछ लेंगे कि कौन सी एजेंसी का ये मिशन है और किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि देखो अभी हमारा बजट आने वाला है। सबसे पहले राइटर ने इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की है कि कोविड के बाद में दोबारा से हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी नेगेटिव बात उन्होंने ये कही है कि भले ही हमारे यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है लेकिन जो हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक जो है वो कंट्रैक्ट हो गया है, मतलब सिकुड़ गया है। पहले मान लो काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, उसमें सिकुड़न आई है क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो क्लोज होने के पॉइंट पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ग्रोथ हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि कोविड के बाद में भी हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेगुलर बनी रहे, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बजट में इस तरीके के इंश्योर करे कि जो भी वेलफेयर हमारी स्कीम है उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए, मतलब जिनको भी हमने रेगुलर कर रखा है वो बने रहें। दूसरा उन्होंने बात बोला कि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जॉब चली गई, लेकिन इस टाइम मनरेगा जो स्कीम है उन्होंने रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर हम अर्बन एरियाज़ में जो पुअर पर्सन है उनकी बात करें तो उनकी जॉब चली गई और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अर्बन एरियाज़ में भी इस तरीके की स्कीम को लॉन्च करने
लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मनरेगा की तरह ही एक अल्टरनेट यहाँ के लोगों को भी, जो अर्बन एरिया के जो पीपल हैं, उनको भी एक अल्टरनेट सोर्स मिल सके लाइवलीहुड अर्न करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, वर्ल्ड पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के इशू को लेकर के है। रशिया का ये बोलना है कि यूएस की तरफ से कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला कि हम ये होप कर सके कि हमारे जो इशू हैं वो सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर रशिया जो है वो, फ्रांस जो है वो रशिया के साथ रेगुलर यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि क्रेमलिन ने ये बोला है कि ज़्यादा कुछ हमें ऑप्टिमिज्म नहीं देखने को मिल रहा है। क्रेमलिन जो है वो रशिया की गवर्नमेंट, ये जो वर्ड है वो रशिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेपाल हमारा नेबर कंट्री, वहाँ पर पॉपुलेशन काउंट की गई और पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि उनकी पॉपुलेशन में 0.93% का ही इंक्रीज हुआ और पिछले 8 डेकेड में ये सबसे कम ग्रोथ रेट है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज की अपॉइंटमेंट को लेकर के है। अभी वहाँ पर एक जज रिटायर होने वाले हैं समर टाइम तक, तो उनके जगह पर किनको अपॉइंट किया जाएगा इसको लेकर के आर्टिकल है। हमें पता है कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 9 जज होते हैं और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो जज है जस्टिस स्टीफन ब्रेयर, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पर जज रहते हुए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया गया है BA.2 ओमिक्रॉन नया वेरिएंट, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि थर्ड वेव कोविड की मतलब केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। अभी उसी ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट अलग अलग कंट्रीज में देखा जा रहा है और ये वेरिएंट का सब वेरिएंट का ही नेम है BA.2। पहले इसको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया था, BA.1, BA.2, BA.3। 3 वेरिएंट देखने को मिले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट। तो इन सब वेरिएंट को अब अलग अलग नाम से, पहले उनको अलग नेम से, बाद में उनको इस नेम से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर इकोनॉमी पेज पर। यहाँ पर एयर इंडिया किस तरीके से उसका इन्वेंशन हुआ और कैसे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसीजर के थ्रू, नेशनलाइजेशन के प्रोसीजर के थ्रू लास्ट में प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर प्रोसीजर अपनाया गया। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन शो कर रखी है कि किस तरीके से JRD टाटा ग्रुप जो है उन्होंने इसको बनाया था। बाद में 1953 के टाइम में इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। फिर वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले इसका स्टेक बेचने की कोशिश की लेकिन नहीं बिका। फिर 2018 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इसके 80% तक, 75 to 80% जो है वो इसके स्टेक को बेचने की कोशिश की और फिर बाद में 2020 में 100% इसको स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्रोसीजर जब लेके आए तो टाटा ग्रुप ने इसको अपने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये बताया गया है कि हमारे बजट का जो टारगेट था कि प्राइवेटाइजेशन के प्लान के तहत हम बहुत ज़्यादा मनी लेकर के आएंगे। एयर इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर के थ्रू भले ही हमें थोड़ा सा बूस्टर मिला है लेकिन हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए फ्री पावर ट्रांसमिशन किया जाएगा। ये हमारी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में ये बात रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी देखो 4 फेब 2022 से चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। अब हमें पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो स्नोफॉल है वो काफ़ी कम हो गई है। विंटर ओलंपिक्स हैं और यहाँ पर स्नो की ज़रूरत होगी बहुत सारे एथलीट्स के जो भी गेम्स हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए। इसके लिए आर्टिफिशियली जो स्नो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है। अब आर्टिफिशियली स्नो कैसे बनाई जाती है? हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एनर्जी are required to create slopes of artificial snow that are competition ready in world where natural snowfall is steadily reducing. The usage of artificial snow especially for sports has significantly increased. ओके तो यहाँ पर बताया गया है कि हम आर्टिफिशियली वहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पहली बार आर्टिफिशियली स्नो जो है वो क्रिएट की गई है? तो ऐसा नहीं है। 2014 में जब सोची ओलंपिक्स हुए थे तब रशिया ने 80% आर्टिफिशियल स्नो जो है वो कंपटीशन के लिए यूज़ की थी। इसके अलावा 90% पैगोंगयोक जो विंटर गेम्स थे उसमें भी 90% स्नो को यूज़ किया गया था। 2010 के जो वैन्कूवर
गेम्स से, उसमें भी इस तरीके की हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इस तरीके की जो भी स्नो है उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। तो ये शो करती है कि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल आइस जो है, आर्टिफिशियल स्नो जो है, वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी टर्म्स से रिलेटेड हो जाती है और इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये आज का हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ में, वो नीडी पर्सन जिनको ज़रूरत है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन की, अच्छे से इसके एनालिसिस की, तो उन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।